किसी को क्या कोर्ट के अंदर आकर गोली मार के चले जा रहे हैं। आप ओबीसी को मारने की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर मणिपुर से लेकर यहाँ महाराष्ट्र तक हर जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की हालत मोदी और शाह गवर्नमेंट में खराब से खराब तर होती जा रही है। गोरखपुर में बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पे। और मणिपुर में जो हो रहा है माइती और कुकी, ये दो अलग अलग समुदाय हैं, एथिक है, वहाँ एथिक क्लीनिंग करने की ये कोशिश है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाकर आज आप सिर्फ मणिपुर में इसका असर नहीं है, मिजोरम में भी जो ये दो औरतों के, हमारी माओं को नंगा करके घुमाया गया, इसका असर मिजोरम में हुआ। मिजोरम का एक ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ के माइती, ये लोग जो किए तो वो माइती समुदाय के हैं, उनको ऑर्डर ये किया है कि वार्निंग किया है कि आप मिजोरम छोड़ दीजिए वरना अपने सेफ्टी का आप जिम्मेदार होंगे। कोई मजहब से इसका कोई वास्ता है ही नहीं। देखिए जो लॉ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड था, पार्टिकुलर एक रिलीजियस, जैसे हिंदू जो है, तमाम हिंदूज के लिए एक लॉ होना चाहिए है, एचयूडी तो है, तमाम हिंदूज के लिए एक लॉ होना चाहिए। पहले क्या था, बहुत अमेंडमेंट भी हुआ। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ कमट्टी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अफजल खान के साथ। जैसा कि आप जानते हैं पूरा हिंदुस्तान में भी जो चर्चा का विषय बना हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर के बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार इस बात पे सुनिश्चित कर चुकी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है, जिसको लेकर के अलग अलग धर्मों के लोग इसके लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल और मणिपुर में जो वाक़या हुआ है, जो दो लड़कियों की नंगी कर के नंगे हालत में मार्च करवाया गया और उनके साथ बदसलूकी कर गई, उन सारे मुद्दे पर बात करने आए हैं अफजल खान के साथ। अफजल खान साहब, इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त इसके ऊपर कई तरह की बातें जो है, इसको फंडामेंटल राइट्स में नहीं रख के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड उस वक्त के जो हमारे संविधान को बनाने वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी अभी लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये लोग इस हिसाब से पेश करें, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि लॉ एक तरह का सबके साथ नहीं होता, हालांकि ऐसा नहीं है। सिविल कोड जो है, पर्सनल लॉ जो है, अलग अलग हिंदूज़ के, मुस्लिम्स के, क्रिश्चियन, सिख, ज्यूज, सबका अलग से पर्सनल लॉ है। ये सिर्फ शादी, डाइवोर्स, एडॉप्टेशन, आपके जो वारिस कैसे तय होते हैं, कुछ मखसूस चीज़ों के लिए ये है। ये प्योर रिलीजियस चीज़ है। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर एक पॉलिटिकल एजेंडा, चूँकि इनके पास और कुछ बचा हुआ नहीं है नफरत फैलाने के लिए। नहीं लगता है कि बीजेपी कोई मजहब से इसका कोई वास्ता है ही नहीं। देखिए जो लॉ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड था, पार्टिकुलर एक रिलीजियस, जैसे हिंदू जो है, तमाम हिंदूज के लिए एक लॉ होना चाहिए है, एचयूडी तो है, तमाम हिंदूज के लिए एक लॉ होना चाहिए। पहले क्या था, बहुत अमेंडमेंट भी हुआ इसमें, सब तमाम मुस्लिम्स के लिए, एक समुदाय के लोगों के लिए एक लॉ होना चाहिए। असल मकसद ये है, ये पूरे देश के लोगों को इस तरह बताया गया जिसे मान लीजिए कि क्रिमिनल लॉ तो अलग है, सिविल लॉ अलग है, बाकी तमाम चीज़ों की तो लॉ एक तरह का ही है। सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर मैरिज, डाइवोर्स, आपके वारिस के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग मजहब है। ये नॉन एग्जिस्टेंट मुद्दा है। इसको ज़बरदस्ती गोदी मीडिया के तहत, गोदी मीडिया के सामने रख के इसको, और बहुत दिनों से इसके ऊपर बहस चल रही है, इसके ऊपर एक बहस होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जिस हिसाब से ये लोग पॉलिटिकल गेन के लिए जल्दबाजी में ये लोग करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल मुद्दा है, नहीं कि ये देश की भलाई के लिए। देश में और बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पे। और मणिपुर में जो हो रहा है माइती और कुकी, ये दो अलग अलग समुदाय हैं, एथिक है, वहाँ एथिक क्लीनिंग करने की ये कोशिश है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाकर आज आप सिर्फ मणिपुर में इसका असर नहीं है, मिजोरम में भी जो ये दो औरतों के, हमारी माओं को नंगा करके घुमाया गया, इसका असर मिजोरम में हुआ। मिजोरम का एक ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ के माइती, ये लोग जो किए तो वो माइती समुदाय के हैं, उनको ऑर्डर ये किया है कि वार्निंग किया है कि आप मिजोरम छोड़ दीजिए वरना अपने सेफ्टी का आप जिम्मेदार होंगे। बोलने का मतलब है 1-2 महीने क्या, 70 दिन तक ये हिंसा होता रहा। 160 से ज़्यादा लोगों का कत्ल हो चुका है। 60,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। हजार घरों को जला दिया गया है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका है। वहाँ पे हमारे पीएम
घूमकर मौन व्रत रखते हुए, और सीएम ने पहले रिजाइन दिया था, उसके बाद से नाटक किया गया। असल में पकड़कर उनका रिजाइनेशन फाड़ दिया, ये सब प्लान था। बोलने का मतलब है, देश में जब देश एक साथ एक होकर नफरत की राजनीति के खिलाफ, इनके जो पूंजीवाद राजनीति है, अडानी अंबानी के हाथों में पूरे देश को देने की राजनीति, इसको समझने के बाद जब एकजा हो रही है, इंडिया नाम का जब एक ऑपोजिशनों ने मिलकर एक मजबूत गठबंधन किया है मोदी शाह आरएसएस सरकार को निकाल फेंकने के लिए 24 में, उस वक्त ये लोग अलग अलग जगहों पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं ट्राइब्स के नाम पे, कहीं पे भाषा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई जाती है। मालदा में मैं नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी बात है, वो एकदम गलत है। मालदा में 2 औरतें चोरी करती हुई पकड़ी गई थी, कुछ औरतों ने उन्हें मारा है, और उसका मुआवजा ये लोग क्या करते हैं, एक बात कही जाती है कि वो खराब तो हम भी खराब, मतलब वो किया तो तुम भी तो कर रहे हो। खराब को खराब से नहीं मिटाया जा सकता है। अब मालदा में जो हुआ वो दूसरा वाकया, इसको ज़बरदस्ती बीजेपी हाईलाइट कर रही है। मणिपुर का वाकया आज पिछले 2.5 महीने से चल रहा है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और अमित शाह जो कि डिफेंस होम मिनिस्टर है, उनको रिज़ाइन देना चाहिए, और उनको शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर एक छोटा सा एरिया में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और पूरे देश में कहीं योगी जी बोलते हैं कि हमारा डंडा राज चलता है, और मोदी जी बोलते हैं कि हम लोग टेररिस्ट के ऊपर बहुत हम लोग सख्त कदम उठा रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है, किसी को क्या कोर्ट के अंदर आकर गोली मार के चले जा रहे हैं। आप बीसी को मारने की बात कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी ये दोनों सिर्फ और सिर्फ देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म करके, सेकुलरिज्म को ख़त्म करके, किस तरह हिंदुत्व के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाकर कुछ बड़े बड़े जो करोड़ पूंजीपति हैं उनके हाथों में देश का पूरा पैसा दे दिया जाए, और लोगों को छोटे छोटे इन सब मुद्दों पे नफरत की राजनीति पे जोड़ा जाए। पेट्रोल का दाम, अलग मुद्दे से सब्जियों का दाम, सब नौकरी नहीं है, इन सब मुद्दों से हटाकर नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। इस चीज़ के खिलाफ हम लोग, हमारी सीएम माननीय मुख्यमंत्री मोहतरमा ममता बनर्जी ने कहा है कि हम लोग, भारत जीतेगा, मोदी शाह आरएसएस हारेंगे। जिस तरह से 26 पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां, विरोधी पार्टियों ने गठबंधन किया है, गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि ये जो इंडिया है भाजपा के भारत पे भारी पड़ पाएगी? भारत भी हमारा, इंडिया भी हमारा। हमारा 3000 साल पुराना हमारे हिंदुस्तान का एक संस्कृति है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ हर धर्म के लोग, जब इस्लाम नहीं आया तो उससे पहले भी बुद्ध मजहब, जैन मजहब था, अलग अलग जाति को लोग एक साथ मिलकर इस तरह रहते हैं कि ईद, पूजा, काली पूजा, हनुमान पूजा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, दिवाली सब एक साथ मनाया जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश बीजेपी आरएसएस कर रही है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। नफरत फैलाने वाले ख़त्म हो जाएंगे, देश नहीं टूटेगा। अफजल साहब, जो अलाइंस हुआ है, एक तरफ बंगाल में तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन जब सेंट्रल की बात आती है तो सारे अलाइंस एक हो जाते हैं। आपको लगता है कि 2024 चुनाव से पहले ये अलाइंस बरकरार हो पाएगा, रह पाएगा? देखिए, अलाइंस जो है, आप जिस हिसाब से बोले उस हिसाब से अलाइंस नहीं है। ये हमारे मुल्क में जब एक बात होती है ना कि गांव में जब आग लगता है तो ये नहीं देखा जाता कि किसके घर में आग लगा हुआ है, सब मिल के पहले आग बुझाते, क्योंकि एक घर में जब आग लगेगा तो मेरे घर में भी आग लगेगा। आज देश में आग लगा हुआ है, नफरत का आग, डिस्क्रिमिनेशन का आग, सेकुलरिज्म को ख़त्म करने का आग, लूट का आग। इसको ख़त्म करने के लिए हमारी नेत्री और तमाम पार्टियों ने एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हाँ, बंगाल में देखिए, बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। यहाँ पर जो सीपीएम या कांग्रेस है उनका तो वजूद ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, तो यहाँ पर हम लोग, केरला में सीपीएम अपना सीट लेकर आएगा, तृणमूल यहाँ से हमारी 42 सीट आएंगे, अलग बिहार से लालू प्रसाद 42 सीट लेकर के आएंगे आप लोग। बीजेपी कह रही है हम 20 से ज़्यादा लेकर के आएंगे। बीजेपी मुंह के बल गिरेगी 2024 के इलेक्शन में, मुंह के बल गिरेगी। बीजेपी यहाँ पर उसका खाता नहीं खुल सकेगा। एक सीट जो हमेशा वो जीतते थे, दार्जिलिंग, आपने परसों देखा होगा, अनिल थापा ने हमारे वहाँ तकरीर किया, कहा कि 2009 से गोरखाओं को बीजेपी ऐसे ही सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है। झारग्राम का क्या हुआ? जंगल महल के आप पंचायत इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, जंगल महल में बीजेपी साफ हो चुका है। जंगल महल, मिदनापुर, बीजेपी का तो कहना है कि पंचायत में हिंसा हुई और लूट घसोट। अच्छा, पंचायत में हिंसा हुई तो 48% वोट विरोधियों को कैसे मिल गया? आप ये बताइए, 48% वोट विरोधियों को मिला है। विरोधियों को, बीजेपी को 10,000 के करीब सीट कैसे मिल गए?
अगर हिंसा हुआ है तो आपको 10,000 सीट, 4,000 सीट इनको सीपीएम को मिला हुआ है, 2-3 हज़ार सीट कांग्रेस को मिला है, तो वहाँ पे हिंसा नहीं हुआ। अरे आपको 48% वोट मिलते हैं विरोधियों को, 52% हमें वोट मिला है। पब्लिक हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ है। ममता बनर्जी पिछले 12-13 सालों से जिस तरह से प्रो पीपल, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, हमारी माओं के लिए, स्टूडेंट के लिए, हमारे यहाँ के नौजवान लड़कों के लिए जो स्कीम लाया गया है उसका हमें फ़ायदा मिलता है। हम लोग असल में लोगों की हमारे साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 5 सालों में हमारे तमाम पैसा को रोका हुआ है ताकि हम लोग उनके सामने झुक जाए। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं और ये वो झुका नहीं पाएंगे हमें। बीजेपी का कहना है कि आज तक अपोजिशन मोदी का बदल चेहरा ले नहीं पाई। बीजेपी का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए अपोजिशन के पास कोई चेहरा ही नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन कौन सा चेहरा लेकर के आएगी जो मोदी को टक्कर देगा, 2024 में हरा करके प्रधानमंत्री अपना दे पाएगी? मोदी जी को टक्कर देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ऐसे प्राइम मिनिस्टर को टक्कर देने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने सिर्फ अदानी, अंबानी और चंद लोगों का पूंजी ही बढ़ाया है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को टक्कर देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, 26 पार्टियों का अलायंस हुआ है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरफ चलेगा और उसमें से हमारी सीएम ने कहा है परसों 21 तारीख को, आपने सुना होगा कि नेता कौन बनेगा बड़ी बात नहीं है, देश जीतना चाहिए, भारत जीतेगा। और हम उसमें से इससे पहले भी अलायंस बना था, यूपीए का था, एनडीए का था। मोदी जी बोलते हैं हम अकेले 38 पार्टियों को लेकर बैठे थे, 38 पार्टियों को लेकर बैठे थे, छोटी छोटी पार्टियों सबको मिलाकर 38 पार्टियाँ हैं। तो वो हमारी जब 2024 में पब्लिक में से 1,140 करोड़ जो यहाँ आवाम है ना, 140 करोड़ में से कोई भी एक आदमी पीएम बनने का लायक है। अगर मोदी जी पीएम बन सकते हैं तो 140 करोड़ के सबके अंदर सलाहियत है कि वो पीएम बन सकता है। आने वाला वक्त में किस तरह से देखते हैं कि वोट देने के वक्त जनता किस चीज़ को देख करके वोट करेगी? फिर से जात और धर्म को, या महंगाई, बेरोजगारी और जो मामला तो उसको लेकर के? देखिए, 2024 का वोट एक मुद्दे पे ही होगा कि देश में नफरत जीतेगा या मोहब्बत जीतेगा। नफरत फैलाने वालों को देश 5 साल और हाथ में दिया जाएगा, या ऐसे लोगों के हाथ में देश आएगा जो तमाम मजहब के लोग, तमाम जाति के लोग, तमाम औरतों की जो इज्जत दे पाए, हमारे युवाओं को नौकरी दे पाए, महंगाई को कम कर सके, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो सके, वेलफेयर स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हमारे किसानों को जो आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या करने पे मजबूर ना हो सके, पूंजीपतियों के हाथों में जो एयरपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंक, तमाम सरकारी चीज़ें दी जा रही है उसको फिर नेशनलाइज करके देश के हित के लिए, देश के लिए वो तमाम बड़े बड़े कारखाने और बड़े बड़े एयरपोर्ट और इंश्योरेंस की कंपनियों को लाकर देश की भलाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ना कि अदानी अंबानी को बड़ा किया जा सके।